दोस्तों, आज की मेरी वीडियो शायद मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है अगर आपकी एक सीरियस इन्वेस्टिंग माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि आज हम किसी एक स्टॉक, किसी एक सेक्टर या किसी एक ट्रेडिंग सेटअप की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बड़ी बड़ी तस्वीर की जो आने वाले 5-10 सालों में आपके वेल्थ को डिफाइन कर सकती है। क्या आईएनआर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है? क्या यूएस डॉलर अभी भी दुनिया का किंग रहेगा? क्या गोल्ड और सिल्वर सिर्फ इमोशनल एसेट्स है या स्ट्रैटेजिक हेज है? क्या इंडिया ग्रोथ ट्रैप में फंस सकता है? क्या सिर्फ इंडियन इक्विटीज़ में पैसा रखना काफ़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर को प्रैक्टिकली प्रेजेंट सिनेरियो में करना क्या चाहिए? आज की वीडियो इमोशनल नहीं होगी, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो होगी, क्योंकि मार्केट में सरवाइव वही करता है जो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको 5 प्रैक्टिकल वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स दूंगा जो शायद अगले डिकेड में आपकी फिनेंशियल लाइफ कंप्लीटली बदल दे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आजकल इंटरनेट पर 2 एक्सट्रीम नैरेटिव्स चल रहे हैं। पहला नैरेटिव है इंडिया अनस्टॉपेबल है, सब कुछ ऊपर जाएगा, और दूसरा नैरेटिव है कि सब खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन रियलिटी हमेशा इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में कहीं होती है, और मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना है। क्योंकि अगर आप रियलिटी समझ गए तो आप पैनिक नहीं करेंगे, और अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो शायद वेल्थ बना पाएंगे। सबसे पहले समझो, एक कॉन्सेप्ट जो है, पूरी इकोनॉमी अगर आपको समझनी है, देश की करंट हालत समझनी है, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ में जाना पड़ेगा आपको। करंट अकाउंट वो बैंक में जो खोलते हैं वो नहीं, कंट्री के करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन समझना पड़ता है। जब किसी देश में बाहर से ज़्यादा पैसा आता है कंपेयर्ड टू देश के बाहर जो पैसा जाने वाला है उससे, तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट्स कम हो, मतलब कि इंपोर्ट्स करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे बाहर भेजने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है तो आपके देश में कम पैसे आएंगे, तो इकोनॉमी पे प्रेशर बनेगा, करेंसी पे प्रेशर बनेगा, जैसी हालत हो रही है। अब इंडिया हिस्टोरिकली एक नेट इंपोर्टिंग नेशन रहा है, स्पेशली एनर्जी इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स। हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, इवन यहाँ तक कि लग्जरी कंजम्पशन के आइटम भी इंपोर्ट करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर इंपोर्ट्स लगातार हाई हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो नेचुरली जो करंट अकाउंट होगा वो डेफिसिट में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा तो हमें बाहर से और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमें और ज़्यादा एफआईआई मनी चाहिए, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें डॉलर का इनफ्लो चाहिए अपनी कंट्री में। अगर फॉरेन कैपिटल स्ट्रांगली आता रहेगा तो सिस्टम स्मूथ बना रहेगा, लेकिन अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो पूरी इकोनॉमी में प्रेशर शुरू हो जाता है, करेंसी पे प्रेशर शुरू हो जाता है। और यही रीज़न है कि रुपया हिस्टोरिकली धीरे धीरे डिप्रिशिएट करता जा रहा है। काफ़ी सालों से ये ग्रेजुअल टेंडेंसी चलती रही है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट नेगेटिव में जाता रहा है। समझ गए? आईएनआर कमज़ोर, रुपया कमज़ोर क्यों होता है? इमोशनल हो जाते हैं लोग, बोलते हैं कि आईएनआर वीक हो गया मतलब इंडिया वीक हो गया। देखिए, थोड़ी सी और टेक्निकलिटी समझने की ज़रूरत है। ऐसा हमेशा नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब रुपये की वैल्यू घटना हमेशा सिर्फ फेलियर की निशानी नहीं होती है। कई बार ये एक स्ट्रक्चरल रियलिटी होती है। यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है।
ग्लोबल ट्रेड ज़्यादातर डॉलर में ही होता है, वर्ल्ड ट्रेड भी डॉलर में होता है, जो कर्ज लिए जाते हैं इंटरनेशनली वो भी डॉलर में ही होते हैं, तो नेचुरली डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, यूएस लगातार इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर होल्ड कर रही है। अब इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ में ग्रोथ तो आती है, लेकिन करेंसी पे प्रेशर भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी वेल्थ स्ट्रैटेजी को इंटेलिजेंटली, पूरी समझदारी के साथ प्लान करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती जो हमारा इन्वेस्टर करता है कि सिर्फ एक एसेट क्लास में वेल्थ रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट गलती, सबसे बड़ी गलती। या तो कुछ लोग हैं जो पूरा पैसा रियल एस्टेट में, ज़मीन में, मकान में, फ्लैट में डाल देंगे, या फिर पूरा पैसा स्टॉक्स में डाल देंगे, या सारा का सारा एफडी कर देंगे, या सारा का सारा गोल्ड खरीद लेंगे। तो दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ही रहेगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ 20 स्टॉक खरीद लेना नहीं है। रियल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट एसेट क्लास में आपके इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल वाले एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्सपोजर लेना, क्योंकि हर एसेट हर फेज में काम नहीं करेगा। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो असली काम क्या है? जब लोग गोल्ड को इमोशनल एसेट समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि गोल्ड हिस्टोरिकली वेल्थ हेज रहा है, बचाने के लिए काम आता है ये हथियार। जब भी करेंसी वीक होती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वॉर वाले रिस्क आते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, कंट्री की करेंसी पे ट्रस्ट क्राइसिस आता है, मतलब भरोसा कम होता है लोगों का गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट इशूड करेंसी पे, तो गोल्ड काम आता है। तब हार्ड एसेट का असली इम्पॉर्टेंस पता चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पैसा आप गोल्ड में डाल देना है, लेकिन अगर आपके पास ज़ीरो हार्ड एसेट है तो शायद आप इनकम्प्लीट पोर्टफोलियो चला रहे हैं। गोल्ड आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता है, गोल्ड वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात करते हैं रियल एस्टेट के सच की। इंडिया में इमोशनली सबसे लव्ड एसेट क्या है? प्रॉपर्टी। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी आपको समझने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट हमेशा लीनियर रिटर्न्स नहीं देता है। कुछ लोकेशंस डिकेड्स तक स्टैग्नेंट रहती हैं, दशकों तक प्राइस नहीं बढ़ते हैं, ओवर सप्लाई में जा सकता है। लिक्विडिटी इशू तो हमेशा ही रियल एस्टेट में रहता है, इलिक्विड होता है। इमरजेंसी में फ्लैट बेचकर आप इंस्टेंटली कैश नहीं जनरेट कर सकते। दूसरी तरफ मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन और लीगल रिस्क अलग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट खराब है। गलती कहाँ है? गलती है कि जब लोग अपना 90% वेल्थ एक ही प्रॉपर्टी में लॉक कर देते हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन मार्केट ख़त्म हो जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं। इंडिया अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में है, लेकिन ग्रोथ स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी। बीच बीच में क्रैशेस आएंगे, करेक्शंस आएंगे, पैनिक वाला फेजेस आएगा, ग्लोबल शॉक्स भी आएंगे, वॉर वाली न्यूज़ आएगी। लेकिन अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है, एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव होंगे इंडिया के, क्यों? रुपी के डीवैल्यूएशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है इंडिया में, कंजम्पशन स्टोरी बढ़ती है, तो इक्विटीज़ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। आपको रीसेंट पास्ट में हुए इवेंट की वजह से डिस्करेज नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इंडेक्स ऊपर जाने और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पैसा बनाने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बीच बीच में इमोशनल डिसीजंस लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेल्थ नहीं बन पाती है। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर। जब मार्केट क्रैश करता है, लोग बॉटम पर बेचते जाते हैं, और जब रैली आती है, लोग टॉप पर खरीदते जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? इसका जस्ट अपोजिट। जब फियर पीक पे होता है तब एक्युमुलेशन, और जब यूफोरिया पीक पे होती है तब बेचना शुरू करता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम उससे बड़ा है। आने वाले 10 सालों की रियलिटी समझिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मुझे लगता है कि INR धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता रहेगा, अभी तो जल्दी ही 100 को टच करेगा।
हार्ड एसेट्स अपने रेलिवेंस मेंटेन करते रहेंगे, चाहे वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, या इस तरह के जो भी हार्ड एसेट्स हैं। इंडियन इक्विटीज़ वोलेटाइल तो रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी देगी। मिडिल क्लास पे इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता जाएगा रुपये के डेप्रिसिएशन की वजह से। वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। फिनेंशियल लिटरेसी अगर आपके पास है तो वही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी इस पूरे जो इन्फ्लेशन वाला घटना चक्र है, इसमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप वेल्थ डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, उसको मैनेज करना, उसको ग्रो कराना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सिर्फ सैलरी डिपेंडेंट रहेंगे और इन्वेस्टिंग नहीं सीखेंगे, आने वाला फ्यूचर उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। करना क्या चाहिए? प्रैक्टिकल बात करते हैं। इमरजेंसी फंड ज़रूर रखो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में। सबसे पहले लिक्विडिटी। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप फोर्स्ड गैम्बलर हो। कम से कम 6 से 12 महीने का एक्सपेंस आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। एसेट एलोकेशन मस्ट है। पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, पूरा पैसा एफडी में भी नहीं डालना है, पूरा पैसा प्रॉपर्टी में भी नहीं डालना है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हार्ड एसेट्स को कंप्लीटली इग्नोर मत करो। गोल्ड सिल्वर एलोकेशन छोटा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। कुछ ना कुछ एलोकेशन आपका गोल्ड सिल्वर में ज़रूर होना चाहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इग्नोर मत करो। इंडिया इम्परफेक्ट है, आई एक्सेप्ट। बहुत सारी कमियां हैं, करप्शन है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, वॉट एवर यू फील, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। क्वालिटी बिजनेसेस इंडिया में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इमोशनली नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। जब हर कोई ग्रीड में हो तब आपको सावधान होना है। जब हर कोई डर रहा हो तब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ थ्योरी है तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछिए, 10 साल पहले गोल्ड की क्या कीमत थी? 10 साल पहले डॉलर का क्या प्राइस था इंडियन रुपी के कॉन्टेक्स्ट में? 10 साल पहले निफ्टी क्या था? 10 साल पहले रियल एस्टेट के क्या प्राइसेस थे? और उसको आज के प्राइसेस से आप कंपेयर कीजिए। जवाब आपके सामने है कि अगले 10 साल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ स्टॉक पिकिंग से नहीं होता, ये मैक्रो अंडरस्टैंडिंग का गेम है। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि पैनिक नहीं करना है, थकना नहीं है इस मार्केट से, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी नहीं रखना है, प्रैक्टिकल डाइवर्सिफिकेशन सीखना है, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और ग्रो भी करना है। साथ साथ इमोशनल नहीं, रैशनल इन्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होगा जो समय के साथ अपने आप को अडाप्ट करेंगे, सीखेंगे और इमोशनली स्टेबल रहेंगे। बाकी मार्केट हमेशा लोगों को डराता भी रहेगा और ललचाता भी रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर आखिर में सरवाइव करता है। न डरना है, न लालच में फंसना है। अगर आपको ये डीप मैक्रो एनालिसिस यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स नहीं, पूरी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट डिस्कस करते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी वेल्थ एलोकेशन कैसी है। इक्विटी में कितना, गोल्ड में कितना, रियल एस्टेट में कितना और कैश कितना रखा है आपने हाथ में। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर रुपया आने वाले 10 सालों में कमज़ोर होता जाएगा तो उससे लड़ने की, उसको डील करने की हमारे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि ये श्योर है कि अगले 10 साल में रुपया और कमज़ोर होता जाएगा। अगर ऐसा होता गया, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, तो हमारी वेल्थ नहीं बनेगी। मिलते हैं अगले इसी कैसे वीडियो में। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।